नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा पांडे है और मैं अपोलो सेज हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको डिमेंशिया से संबंधित कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगी, उसमें से भी खास करके अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले तो डिमेंशिया बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारी है और लोगों में डिमेंशिया को लेकर जागरूकता का अभाव है। तो लोगों को ये सोचना है कि डिमेंशिया बस छोटी-छोटी चीज़ों को भूल जाना या याददाश्त को का कमज़ोर होने की बीमारी है, परंतु ऐसा नहीं है। डिमेंशिया में न सिर्फ याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, परंतु और भी बहुत सारे गंभीर लक्षण हो सकते हैं। और जब तक कि ये लक्षण मनुष्य के या मरीज के रोज़मर्रा के जीवन को प्रभावित नहीं करते, तब तक हम इसे माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का नाम देते हैं। और इनमें से कोई भी एक लक्षण जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी, कोई भी एक या उससे अधिक लक्षण इतने गंभीर हो जाते हैं कि मनुष्य के रोज के दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, तब हम उसे डिमेंशिया कहते हैं। तो क्यों डिमेंशिया के बारे में जानना ज़रूरी है? इंडिया में लगभग 40 लाख लोग प्रति साल हर साल डिमेंशिया से किसी न किसी डिमेंशिया से पीड़ित हैं और डिमेंशिया न ही पेशेंट के लिए कष्टदायी है, परंतु उनके साथ वालों के लिए, उनके रिलेटिव के जीवन को भी बदल कर रख देता है। तो आइए जानते हैं डिमेंशिया के कुछ लक्षणों को। बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी चीज़ को याद न रख पाना, सामाजिक तौर तरीके भूल जाना, अभद्र व्यवहार करना, गाली गलौज करने लगना, गुस्सा करना, अपने में गुमसुम बैठे रहना, अचानक से बिना मतलब के हंसना या बिना मतलब के रोना, कार्य करने में, सिंपल कार्य करने में तकलीफ, जैसे कि कुकिंग करने में डिफ़िकल्टी होने लगना, मोबाइल यूज़ करने में डिफ़िकल्टी होने लगना, वाक्य में बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने लगना, ऑब्जेक्ट नेम करने में डिफ़िकल्टी होना, वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी होने लगना, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर लेंगे पर वो शब्द नहीं मिल पाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, ग्रामेटिकल सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स आना, पढ़ने में, बोलने में, लैंग्वेज में प्रॉब्लम होना, किसी खाद्य पदार्थ की तरफ, एक खाद्य पदार्थ की तरफ रुचि बढ़ जाना और उसे ही खाते रहना, अखाद्य पदार्थों को भी खाना, रूम में किसी वस्तु, जानवर या मनुष्य के न होते हुए भी उसका होना या उसके होने का आभास होना, ये भी डिमेंशिया के लक्षण हैं, जो कि पहले समझा जाता था कि किसी भूत प्रेत का साया है, परंतु ये भी डिमेंशिया के लक्षण हैं। सिंपल कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी होना, मेल जोल बंद कर देना, पहले बहुत ही सामाजिक रहा करता है वो व्यक्ति और अब धीरे धीरे मेल जोल बंद कर देता है। परिस्थिति, व्यक्ति के अनुसार संवेदनशीलता को खो देना, ये सारे डिमेंशिया के लक्षण हैं। अत्यधिक पूजा पाठ करने लगना, कचरा बहुत ज़्यादा एक जगह पे कचरा इकट्ठा करना या फिर चीज़ें इकट्ठा करने लगना, ये भी डिमेंशिया के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर हम इन सब की बात करें तो आज थोड़ा सा हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजेनरेटिव डिमेंशिया है। तो अल्जाइमर्स डिजीज़ मोस्टली 65 इयर्स के ऊपर के लोगों में देखा जाता है। हालांकि अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स डिजीज़ भी होता है लेस देन 65 इयर्स ऑफ एज, वो एक अलग ही स्पेक्ट्रम है, पर हम बात करेंगे लेट ऑनसेट, जो कि मोर देन 65 इयर्स की एज में देखने मिलता है और बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी बढ़ती जाती है। तो इससे ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे शरीर, मस्तिष्क में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग कॉग्निटिव डोमेन्स बने हैं। 6 कॉग्निटिव डोमेन्स बने हैं, जैसे मेमोरी के लिए अलग है, लैंग्वेज के लिए अलग है, काम करने, मोटर प्लानिंग, डिसीजन, जिसको हम एग्जीक्यूटिव वर्क बोलते हैं, उसके लिए अलग हिस्सा बना हुआ है, विजुअल स्पेशल के लिए अलग है। ऐसे ऐसे दिमाग में अलग अलग जगह पे हर फंक्शन की एक स्पेशलिटी के लिए हिस्सा है। तो जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है वो सबसे पहले मेमोरी को अफेक्ट करती है, याददाश्त को, उसमें भी सबसे पहले रीसेंट एपिसोडिक मेमोरी, शॉर्ट टर्म एपिसोडिक मेमोरी को अफेक्ट करती है। तो जब मरीज आता है हमारे पास, उनके जो रिश्तेदार हैं वो यही कंप्लेन करते हैं कि ये चीज़ें भूल जाते हैं अभी की, पर पुरानी चीज़ें उन्हें सब याद रहती हैं, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसे शुरू होती है कि पेशेंट पहले तुरंत की हुई याददाश्त वाली चीज़ें, जो रीसेंट मेमोरी है, एपिसोडिक मेमोरी है, उसे भूलता है और जैसे ही स्टेज बढ़ता है बाकी की मेमोरी भी इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले पेशेंट के कंप्लेन आएंगे कि ये चीज़ें रख के भूल जाते हैं और उसे ढूंढते रहते हैं, और ये फ्रीक्वेंट मिसप्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट डेली बेसिस पे हो जाता है। पेशेंट चीज़ें रख के भूलते हैं और पूरा दिन लगा देते हैं उसे ढूंढने में। वार्तालाप करते वक्त, कॉन्वर्जेशन करते वक्त बातों को दोहराते रहना,
और ये इनिशियल स्टेजेस में सुबह क्या खाना खाया है वो याद नहीं रहेगा उन्हें, शाम को कौन मिलने आया है वो याद नहीं रहेगा। इनिशियल स्टेजेस में तो इंडियन फैमिली जो है वो उसे बुढ़ापे को एट्रीब्यूट करके इग्नोर कर देती है, परंतु जैसे ये बीमारी बढ़ती है तब पेशेंट के रोजमर्रा के जीवन को अफेक्ट करती है। पेशेंट मार्केट जाता है और भूल जाता है कि वो क्यों गया था मार्केट। कुछ खरीद लिया तो पैसे देना भूल गया, पैसे दे दिया तो उसकी चेंज लेना भूल गया। तो ये जब मनुष्य पेशेंट के रोजमर्रा जीवन को अफेक्ट करती है तब ये मेडिकल अटेंशन में आती है। और जैसे ये बीमारी बढ़ती है इनिशियली तो वो दूर के रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर देते हैं या उनको भूल जाते हैं, पर धीरे धीरे वो पुरानी मेमोरी भी अफेक्ट होने लगती है, अपनी बर्थ डेट्स, मैरिज डेट, चाइल्डहुड मेमोरीज, क्लोज रिलेटिव्स को भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। यहाँ तक कि एडवांस स्टेजेस में अल्जाइमर का पेशेंट खुद के बच्चों और खुद के स्पाउस को भी नहीं पहचान पाता। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे मेमोरी इन्वॉल्व करती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रेन में और भी सारे फंक्शंस हैं बिसाइड मेमोरी, लैंग्वेज, तो ये बीमारी बढ़ने के साथ साथ दूसरे डोमेन्स को भी इन्वॉल्व कर देती हैं। जब ये एग्जीक्यूटिव डोमेन इन्वॉल्व हो जाता है तो पेशेंट को अपने सिंपल टास्क करने में प्रॉब्लम आती है, जजमेंट पुअर हो जाता है, मोटर प्लानिंग पुअर हो जाता है। उदाहरण के लिए दें कि वो हाउसवाइफ जो 10 गेस्ट के लिए आसानी से खाना बना लेती थी, अल्जाइमर से पीड़ित होने के बाद उसे 2 लोगों के, रोज के 2 फैमिली मेंबर्स के लिए भी खाना बनाने में दिक्कत आती है। वो समझ ही नहीं पाती कि कितना आटा लेना है 2 लोगों के लिए, कितनी रोटी बनानी है, कितनी सब्जियां लेनी है। उसे हर बात पे डिपेंड होना पड़ता है दूसरों पे। सिंपल कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ जाएगी, एकदम जो कि 1 डिजिट का कैलकुलेशन है वो करने में गड़बड़ी करने लगेंगे पेशेंट। और यहाँ तक कि मोबाइल यूज़ करना, पेशेंट पहले एडवांस मोबाइल यूज़ करते हैं, फिर सिंपल मोबाइल यूज़ करने में भी उनको दिक्कत आने लगती है। और यहाँ तक कि जब डिजीज एडवांस हो जाती है तो पेशेंट के रिलेटिव्स ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर ये तो फ्रिज में कपड़े और कपबोर्ड में बर्तन रख रही हैं। इस लेवल का एग्जीक्यूटिव डिस्फंक्शन हो जाता है मरीजों में। इसी तरीके से लैंग्वेज भी अफेक्ट होता है। पहले तो वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होती है कि वो क्या है जिससे हम काटते हैं, वो जिससे चीज़ें काटते हैं, हाँ चाकू। इस तरीके से छोटे छोटे जो रोजमर्रा के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका भी नाम लेने में उनको वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होने लगती है। इनिशियली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलने में या समझने में, लिखने में, पढ़ने में दिक्कत होती है, और ग्रेजुअली सिंपल सेंटेंसेस में भी ग्रामेटिकल एरर्स, स्पेलिंग में ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं। इस तरीके से लैंग्वेज भी अफेक्ट होता है। बिहेवियर अफेक्ट होता है, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, इंपल्सिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन होने लगता है, नींद नहीं आती है। विजुअल स्पेशल अफेक्ट होता है, यानी कि रास्ते भटक जाना। पहले स्टार्टिंग में तो जो अनफेमिलियर प्लेसेस है जहाँ पे वे रोज नहीं जाते थे वहाँ के रास्ते भटकते हैं, पर धीरे धीरे फैमिलियर प्लेसेस जहाँ पे वो पेशेंट रोज जाया करता है वहाँ के भी रास्ते याद करने में पेशेंट को दिक्कत आती है। और एकदम एडवांस स्टेज में जब प्रोसीजरल मेमोरी भी इन्वॉल्व हो जाती है तो एडवांस स्टेज ऑफ अल्जाइमर डिजीज का पेशेंट अपने घर के अंदर भी भटक जाता है, अपने रूम से किचन जाने में भी वो भटक जाता है। और इसी तरीके से पेशेंट को बिहेवियर में जो प्रॉब्लम आई मैंने बताया, यहाँ तक कि जब ऑक्सीपिटल लोब इन्वॉल्व होता है तो वो देखने से रिलेटेड जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। हालांकि आईसाइट एकदम नॉर्मल रहेगा बट स्टिल पेशेंट विल बम्प इनटू द ऑब्जेक्ट। सामने रखी हुई चीज़ों पे भिड़ जाना, सामने काउंटर पे रखी हुई चीज़, वस्तु है उसे भी नहीं देख पाते हैं। कोई अगर पिक्चर बोलेंगे, कोई तस्वीर बोलेंगे कि डिस्क्राइब करने के लिए, तो वो उसमें भी मिस्टेक करेंगे, मिस कर देंगे, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाएंगे, हालांकि उनकी आईसाइट एकदम नॉर्मल रहेगी। तो ये मोटा मोटा डिमेंशिया के लक्षण होते हैं जो कि पहले मेमोरी से स्टार्ट होते हैं, रीसेंट मेमोरी से ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते हैं, पुरानी मेमोरी को भी इन्वॉल्व करते हैं, और बाकी चीज़ें को भी, व्यवहार को, काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, मोटर प्लानिंग, जजमेंट, डिसीजन लेने की क्षमता, सब चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। एक डिमेंशिया के मरीज में ये सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करें कि क्या ये उम्र के साथ बढ़ते हुए हर किसी को अल्जाइमर्स हो जाएगा,
तो रिस्क फैक्टर में एज यस इज़ अ रिस्क फैक्टर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो डिमेंशिया होने की संभावना बढ़ती है, खास करके अल्जाइमर्स डिजीज़। अगर हम इंसिडेंस रेट लें तो 65 से 74 इयर्स के एज में 1000 लोगों में से 2 लोगों को डिमेंशिया होने की संभावना रहती है, इंसिडेंस रहता है। और जैसे ही उम्र बढ़ती है 65 से 75, 75 से 85, वो ये नंबर 11 हो जाता है 2000 में। और मोर देन 85 इयर्स के लोगों में 1000 में से 32 टू 37 लोगों में डिमेंशिया होने का रिस्क रहता है। सो एज के साथ साथ डिमेंशिया होने का रिस्क बढ़ता है। और अगर हम प्रेवलेंस की बात करें तो 65 से 75 इयर्स की एज में केवल 3% लोग डिमेंशिया से पीड़ित रहते हैं, पर मोर देन 85 इयर्स के एज में देखेंगे तो यह नंबर बढ़कर 32% हो जाता है कि इतने लोग डिमेंशिया से पीड़ित हो सकते हैं। तो एज के साथ ये बीमारी बढ़ती भी और ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, जिनकी फैमिली हिस्ट्री अल्जाइमर्स के लिए पॉजिटिव है, उनको डिमेंशिया अल्जाइमर्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और बहुत सारे जीन्स भी डिस्कवर हुए हैं जो कि अल्जाइमर्स डिजीज़ से रिलेटेड है। जिन पेशेंट्स में ये जीन मिलते हैं उनके में ये अल्जाइमर्स डिजीज़ की डिमेंशिया कॉमन होती है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। सो अगर आपको आपके आसपास वालों में इनमें से जो मैंने डिमेंशिया के लक्षण बताए हैं और अल्जाइमर्स डिजीज़ के लक्षण बताए हैं देखने को मिले तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। और केयर टेकर्स के लिए मेरा ये मैसेज रहेगा कि मरीज के प्रति संवेदनशील रहें, विनम्र रहें, उनसे उनसे ज़ोर आवाज़ में बात ना करें, उनसे छोटे-छोटे वाक्यों में बात करें, क्योंकि वो बड़े कॉम्प्लेक्स वाक्यों को रजिस्टर ही नहीं कर सकते। तो जब वो रजिस्टर ही नहीं कर पाएँगे तो वो समझ नहीं पाएँगे और वो आपको उत्तर नहीं दे पाएँगे। तो उनसे छोटे शब्दों के जो वाक्य है उसमें बात करें। अगर मरीज हाथ में, जैसे कि उदाहरण के लिए फ़ोन नंबर लिख दिया जाए या टैटू बना दिया जाए या उनके पॉकेट में एड्रेस है, तो बाई चांस अगर वो भटक भी गए तो उस नंबर के थ्रू या एड्रेस के थ्रू उन्हें ट्रेस किया जा सकता है। तो ये सारे कुछ टिप्स, बहुत सारे टिप्स रहते हैं जो कि हम केयर टेकर्स को, रिलेटिव्स को बताते हैं, जिससे कि मरीज के साथ उनका और मरीज का दोनों का एक बेहतर जीवन बन सके। धन्यवाद।